काम से घर लौटते समय एक आधुनिक महिला को एक आवारा बिल्ली का बच्चा मिला। जैसे ही उसने उसे उठाकर घर ले जाने की कोशिश की, वह एक चौराहे पर आ गई और पीछे से तेजी से आ रही कार को देख नहीं पाई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह किसी और के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उसे बहुत अपराध बोध हुआ। उसे लगा कि यह इस शरीर के असली मालिक के साथ सरासर अन्याय है, खासकर इसीलिए क्योंकि उसके माता पिता बहुत प्यार करने वाले थे और एक छोटे से कस्बे में एक शराब खाना चलाते थे। अपने परिवार की शांति भंग ना करने की चाह में उसने अपने अपराध बोध को दबा लिया। हर दिन वह इस नए शरीर का इस्तेमाल शराब खाने में अपने माता पिता की मदद करने, मेहमानों की सेवा करने और अनगिनत काम करने के लिए करती थी। लेकिन एक आधुनिक महिला होने के नाते उसे इस तरह के मुश्किल शारीरिक श्रम का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। शायद स्वर्ग ने उसके दयालु हृदय को पहचान लिया था, क्योंकि उन्होंने उसे चुपके से एक चमत्कारी शक्ति प्रदान की थी। अब वह जानवरों से खुशी खुशी बात कर सकती थी। उनके साथ कुछ समय बिताने के बाद वह इन छोटे जीवों के मन की बातें समझने लगी। उसे यह बहुत सार्थक लगा और उसे एक सच्ची अपार खुशी का अनुभव हुआ। फिर एक दोपहर उसने गलती से कुछ सराय के मेहमानों की बातें सुन ली। उन्होंने बताया कि सम्राट के पास एक फालतू काला पैंतर था, लेकिन वह सीरियसली बीमार पड़ गया था। सम्राट ने आदेश के सभी कुशल पशु चिकित्सकों को बुलाया था। फिर भी सभी ने दावा किया कि पैंतर में शारीरिक रूप से कोई खराबी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जानवर को कोई मानसिक बीमारी हो गई हो और वह कई दिनों से एक निवाला भी नहीं खा रहा था। हताश होकर सम्राट ने एक शाही इनाम की घोषणा की। जो कोई भी काले पैंतर को ठीक कर देगा उसे एक इच्छा पूरी करने का वरदान मिलेगा। यह सुनकर लड़की का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह असीम धन और शक्ति मांग सकती थी? वह धीरे धीरे मेहमानों के पास गई और पूछा कि क्या सम्राट सचमुच पैंतर को ठीक करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं? मेज के दूसरी ओर बैठे एक एक आंख वाले व्यक्ति ने उसे धीरता से हाँ कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और लगभग विजय का भाव आ गया। वह न केवल जानवरों से बात कर सकती थी, बल्कि अपने पिछले जन्म में वह सच में एक पेशेवर पशु चिकित्सक थी। आइए आधिकारिक तौर पर उसका परिचय कराते हैं। उसका नाम है मारिया लूसियन। शारीरिक रूप से वह है एक साधारण शराब खाने के मालिक की 16 साल की गोद ली हुई बेटी, लेकिन उसकी आत्मा 21वीं सदी की आधुनिक महिला में बसती है। वह जानवरों से भी बात कर सकती है, हालांकि वह इस दुनिया की एक भी लिपि नहीं पढ़ सकती। यह ऐसा एक समाज है जहाँ एक महिला का विद्वान बनना लगभग असंभव है, लेकिन अभी उसके सामने प्रसिद्धि, धन और शक्ति का एक तेज रफ्तार रास्ता खुला था। वहां पहुंचने के लिए उसे उस ब्लैक पैंथर को हर हाल में ठीक करना था। सिफारिश पत्र लिखवाने के बाद वह इस बात को लेकर परेशान थी कि अपने माता पिता को यह सब कैसे समझाए। लेकिन एक बेटी अपने माता पिता की पैनी नज़रों से अपने गहरे विचारों को कैसे छिपा सकती थी? उसकी माँ मारिया के पास आई और धीरे से पूछा कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है। मारिया ने एक्साइटेड होकर कहा कि वह सफ़र करना चाहती है। बुजुर्ग दंपत्ति थोड़ा चौंक गए और मारिया को लगा कि उसके सारे मौके ख़त्म हो गए हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता ने उससे कहा कि अगर वह सच में कुछ करना चाहती है तो उसे वह करना चाहिए। उसकी माँ को अपने पति के फैसले और बेटी के निर्णय पर पूरा भरोसा था। जब माँ ने उससे पूछा कि क्या उसने कोई खास जगह तय की है, तो मारिया ने खुशी खुशी कहा कि उसने अभी तक फैसला नहीं किया है। जाहिर है वह अपनी माँ को सीधे सीधे यह नहीं बता सकती थी कि वह सम्राट के काले पैंतर को बचाने जा रही है। शाही महल तक नाव से जाने में 15 दिन लगते और कुछ दिनों की देरी भी होती, यानी पूरी सफ़र में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता। अपने पिता को परेशान न करने के लिए उसने उन्हें खूब दिलासा दिया। यह उसका घर से बाहर पहला सफ़र होगा। जैसे ही वह निकलने का समय तय कर रही थी, सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से हुई। उसका नाम रोज था, मारिया की छोटी बहन। जब मारिया पहली बार इस दुनिया में आई थी तो रोज बहुत रोई थी। उसे डर था कि उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ भयानक हो गया है। यहाँ तक कि जब उनकी माँ मारिया की देखभाल करने में बिजी होती थी तब भी रोज उसके साथ रहती थी, हर कदम पर उसकी रक्षा करती थी। मारिया को सच में लगता था कि उन दोनों के बीच एक गहरा बहन जैसा रिश्ता है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि माँ के जाने जाते ही रोज का चेहरा एकदम बदल जाएगा। रोज को लगता था कि मारिया गोद ली हुई बेटी होने के बावजूद अपनी माँ से रोज से भी कहीं ज़्यादा प्यार पाती थी। अपनी सगी बेटी होने के नाते मारिया इसी वजह से रोज लगातार उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी। अपनी बड़ी बहन को सताने लगी, पर आज बात अलग थी। मारिया ने ठान लिया था कि वह इस लड़की को सबक पक्का सिखाएगी। दरअसल शराब खाने के मालिक दंपत्ति को मारिया गलती से मिली और उन्होंने उसे गोद ले लिया।
लेकिन उसे पालने पोसने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में अपनी सगी बेटी रोज की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। जब रोज छोटी थी तो मोहल्ले के बच्चे उसे लगातार चिढ़ाते रहते थे और कहते थे कि गोद ली हुई बहन उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। उससे उसका कोमल मन बुरी तरह प्रभावित हुआ। समय बीतने के साथ उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन दिन ब दिन और भी ज़्यादा काबिल होती जा रही है और उनके माता पिता हमेशा मारिया पर बहुत बहुत प्यार बरसाते थे। ईर्ष्या का बीज रोज के दिल में गहराई तक बैठ गया। वह बिल्कुल ही बेतुका बिहेवियर करने लगी। फिर भी जब वह हर बुरी बात के लिए मारिया को दोषी ठहराती थी, तब भी उनकी माँ ने कभी बड़ी बहन की आलोचना नहीं की। रोज को यह समझ नहीं आता था उसकी माँ हमेशा मारिया को इतनी नरमी से क्यों बर्दाश्त करती थी। रोज तो उनकी सगी रिश्तेदार थी। इस बात ने मारिया के प्रति उसकी नफरत को और भी बढ़ा दिया था। लेकिन उनकी माँ को यह कैसे पता नहीं था। वह अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। हालांकि वह जानती थी कि मारिया एक दिन उन्हें छोड़कर चली जाएगी और वह बस यही चाहती थी कि मारिया उस समय से पहले जितना हो सके उतना अपनापन और प्यार महसूस करे। शायद माँ का यह रवैया थोड़ा स्वार्थी था, लेकिन रोज के लिए क्या यह भी बड़े होने एक मुश्किल तरीका नहीं था। अपनी भावनाओं को सुलझाने के बाद मारिया एक बांस की टोकरी लेकर बाहर एक बहुत खास दोस्त से मिलने गई। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके सारे अप्रिय विचार दूर हो गए। इंसानी दिलों की जटिल प्रकृति की तुलना में वह इन खास दोस्तों को कहीं ज़्यादा पसंद करती थी। छोटे जानवर कभी उसके खिलाफ साजिश नहीं रचते थे। उनकी सच्ची दोस्ती कभी कभी परिवार से भी बढ़कर होती थी। लेकिन आज मारिया अलविदा कहने आई थी। उसने छोटे कुत्ते को, ब्लैक पैंथर को बचाने की अपनी प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताया। जब उसने विस्तार से पूछा तो कुत्ते ने कहा कि उसे विश्वास है कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह मारिया ही है। फिर भी उसने उम्मीद जताई कि वह नहीं जाएगी, क्योंकि उसके बिना वह बहुत अकेला महसूस करेगा। उसके शब्द इतने सच्चे थे, पाखंड या छल से बुरी तरह आज़ाद। वह बहुत आभारी थी कि ईश्वर ने उसे वह क्षमता दी थी, और छोटा कुत्ता भी दिल से आभारी था। उसने मारिया को अपना दोस्त होने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद मारिया ने एक साधारण सी बात कही। उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और एक विदेशी भूमि की ओर जाने वाली नौका पर सवार हो गई। उसकी माँ मन ही मन उसकी सुरक्षित वापसी की प्रे कर रही थी। इस दुनिया में आने के बाद मारिया की यह पहली सफ़र थी। रास्ते में जानवरों ने उसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, लेकिन उसे हैरानी हुआ कि पिछले जन्म में नदी किनारे मौजूद तटीय शहर में रहने के बावजूद उसे समुद्री बीमारी हो गई। सफ़र अभी लंबी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक सहयात्री उसके पास आया और उसका हालचाल पूछा। उसने ऊपर देखा तो उसे एक बेहद आकर्षक और गठीला लड़का दिखाई दिया। उस लड़के का नाम जेड था, जो 20 साल का था और मारिया की देखभाल करना चाहता था और उम्मीद करता था कि वे साथ सफ़र कर सके। लेकिन मारिया सतर्क थी। उसने विनम्रता से उसे बताया कि वह अब बेहतर महसूस कर रही है। अचानक वह लड़का उसकी ओर झुका, उसे गौर से देखा और जादुई ढंग से कहीं से एक गोली निकाल ली। इससे मारिया का डर और भी बढ़ गया और उसने तुरंत उसकी चिंता को नकार दिया। मारिया के संदेह को देखते हुए जेड ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुद को एक गोली निगलने का फैसला किया। मारिया यह देख कर दंग रह गई कि उसने उसके सामने ही गोली खा ली। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, है ना? और फिर उसके लिए एक और गोली निकाल दी। यह देख कर मारिया दोबारा मना करने में बहुत शर्म महसूस हुई। लड़की को आखिरकार अपना बचाव कम करते देख जेड ने एक्साइटेड होकर कैबिन के अंदर बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब उसे पता चला कि मारिया बस 16 साल की है, तो जेड ने उससे पूछा कि वह राजधानी क्यों जा रही है। जी हाँ, मारिया ने अभी भी अपना बचाव पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अपना परिचय देते समय उसने अपनी बहन रोज का नाम लिया था, क्योंकि बाहरी दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह राजधानी में क्या कर रही है, तो वह हकलाने लगी, सीधा जवाब देने में असमर्थ थी। उसकी परेशानी देखकर जेड ने शाही महल की सिफारिश करना शुरू कर दिया। उसे एक भव्य और शानदार जगह बताया। उसने कहा कि जब भी वह अंदर जाता है, वह का नज़ारा देख कर दंग रह जाता है। मारिया ने सहजता से कहा कि ऐसा लगता है कि वह उस जगह को बहुत अच्छी तरह जानता है। जेड ने कुछ नहीं छिपाया। उसने उसे बताया कि वह उसके कई शाही दोस्त है। सिचुएशन का जायजा लेते हुए मारिया ने पूछा, तो क्या आप युवराज को जानते हैं? यह सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। जेड न केवल उसे जानता था, बल्कि उसने फैसला किया कि उसे कुछ करना ही होगा। बेहद करीबी दोस्त भी थे। हालांकि यह सुनकर जेड को बहुत गुस्सा आया। युवराज का पसंदीदा काला पैंतर बीमार पड़ गया था और उसकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई थी, और उसका शाही दोस्त बहुत चिंतित था। मारिया दंग रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़े इंसान का युवराज से इतना करीबी रिश्ता है, और वह झूठ बोलता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था। जेड ने देखा कि मारिया युवराज की कहानी में कितनी मग्न थी।
तो जैड ने मजाक में कहा, काश तुम भी मेरे लिए आधी भी दीवानी होती। लेकिन उसने मजाक बंद कर दिया। सीरियस आवाज में लौटते हुए उसने मारिया को उसकी कलाई पर एक दबाव बिंदु दिखाया जिसे वह दोबारा बीमार महसूस होने पर दबा सकती थी, और फिर अपनी जेब से मोशन सिकनेस की दवाइयों का पूरा पैकेट निकालकर उसे दे दिया। मारिया को यह बहुत महंगा लगा और उसने कहा कि उसे बस यह जानना है कि इसे कहाँ से खरीदा जा सकता है। जेड ने समझाया कि यह खरीदा नहीं जा सकता, उसने इसे अपने एक दोस्त से बनवाया है। मारिया मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहती थी, और जैसे ही उसने उसे पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उन्हें एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई जानवर मदद के लिए पुकार रहा है। जानवरों को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानने वाली मारिया ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक आदमी जमीन पर दुब के कुत्ते को मारने के लिए हाथ उठा रहा है। मारिया गुस्से से मुट्ठी भींचकर उस आदमी पर चिल्लाई और उसे तुरंत रुकने को कहा। उस आदमी ने मारिया से कहा कि वह अपने काम से मतलब रखे। जेड तुरंत बीच में आया और कुत्ते को अपनी बाहों में उठाकर उसकी रक्षा करने लगा। उसकी बहस को देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारिया पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने उस आदमी से कहा कि एक कमजोर मासूम जानवर को चोट पहुंचाना उसका घिनौना बिहेवियर है। वह आदमी घबरा गया, खासकर तब जब उसकी पत्नी भीड़ को चीरते हुए अंदर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जब उसने जेड के बाहों में अपने प्यारे कुत्ते को इतना दुखी देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ था। बेशर्मी से उस आदमी ने झूठ बोला और कहा कि कुत्ते को शायद समुद्री बीमारी हो गई है। यह सुनकर महिला को खुद पर पछतावा हुआ और उसे लगा कि काश वह कुत्ते को सफ़र पर ना लाई होती। पूरी सच्चाई जानने के बाद भी मारिया असहाय महसूस करती रही, जब तक कि उसने कुत्ते के उस आदमी के प्रति आंतरिक अस्वीकृति नहीं सुनी। मारिया ने घोषणा की कि वह एक पेशेवर पशु चिकित्सक है। एक कुत्ते का प्यार अपने मालिक के लिए अक्सर उनके साथ हमेशा रहने की इच्छा ही सबसे बड़ी खूबी होती है। भले ही उनका जीवन छोटा हो, उनकी वफादारी कभी कम नहीं होती। लेकिन एक दिन इस आदमी ने उनके शांतिपूर्ण जीवन को तहस नहस कर दिया। कुत्ते के लिए यह एक भयानक बुरा सपना था। अपने बेहद असंतोषजनक वैवाहिक जीवन और अपनी व्यक्तिगत कमियों के कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि उस आदमी में ऊर्जा की कमी थी। उसने अपनी सारी भड़ास उस असहाय कुत्ते पर निकाली। जब भी वह आदमी आसपास होता था, कुत्ता बहुत दबाव में रहता था। भीड़ में कुछ लोगों को उस पर शक था। उन्हें लगा था कि वह इतनी छोटी है कि उसके पास कोई खास हुनर नहीं है, लेकिन एक आसान जांच के बाद उसने पता लगाया कि कुत्ता बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में था। उसकी अनियंत्रित उल्टी और मल त्याग, साथ ही उसकी आंखों के नीचे धंसे हुए काले घेरे सीरियस दर्द के क्लियर संकेत थे। यह सुनकर महिला ने दुखी मन से अपने कुत्ते को गले लगाया और उसकी इस हालात के लिए अपनी लापरवाही को दोषी ठहराया। उसने सोचा कि उसे अपने पति की बात मानकर कुत्ते को गाँव बेच देना चाहिए था, लेकिन मारिया ने तुरंत कुत्ते की यह शिकायत सुनी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहता था और किसी से मदद की गुहार लगा रहा था। मारिया उस दंपति के पास गई और समाधान खोजने के लिए करीब से जांच करने की पेशकश की। लकीली महिला बहुत ही कोमल थी और अपने कुत्ते को फिर से खुश देखना चाहती थी। सभी को हैरान करते हुए मारिया भीड़ के सामने झुकी और कुत्ते से फुसफुसाने लगी। कुत्ता यह जानकर हैरान था कि कोई इंसान उसके मन की बात समझ सकता है, लेकिन उस पर भरोसा करते हुए उसने मारिया को पूरी सच्चाई बता दी। तिक्तता से लैस होकर मारिया ने तुरंत पति की ओर इशारा किया और उसे दोषी घोषित करते हुए खुलासा किया कि वह कुत्ते को छोड़ना चाहता था। महिला ने अपने पति की ओर देखा। घबराकर आदमी ने दावा किया कि मारिया बकवास कर रही है। उसकी कम उम्र को देखते हुए उसने तर्क दिया कि पेशेवर मामलों पर बोलने की उसकी कोई योग्यता नहीं है, और गुस्से में आकर उसने उस पर पानी का गिलास फेंक दिया। अचानक जेड मारिया के सामने आ गया और पानी को रोक दिया। मारिया का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर देखा कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन इस आदमी ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपने गीले बालों में हाथ फेरा। यह क्षण भर में गायब हो गई। इस दुनिया में मारिया के मन में जो थोड़ा बहुत क्रश था वह भी तुरंत गायब हो गया। बात बिगड़ने लगी। जेड ने उसे गुस्से में भरे आदमी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मारिया से लापरवाही से कहा कि अजनबियों से बात ना करे। इससे वह आदमी और भी ज़्यादा भड़क गया। जेड की ओर इशारा करते हुए उसने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जेड ने उसे एक पल भी जवाब नहीं दिया। तुम चाहे जो भी हो, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि तुमने अपराध किया है। उस आदमी ने आक्रामक ढंग से जेड का कॉलर पकड़ लिया और सबूत मांगने लगा, लेकिन जेड को बहस शुरू होते ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। दरअसल उसने जहाज पर चढ़ते ही उस आदमी को कुछ अजीब करते हुए देख लिया था।
उसने पहले सोचा कि वह आदमी अवैध रूप से सामान की तस्करी कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह कुत्ते को ले जाने के लिए गुंडों को काम पर रख रहा था। गार्ड पहले ही उसके साथियों को गिरफ्तार करके सामने ले आए थे। सच्चाई का सामना करते ही वह आदमी जम गया। उसकी पत्नी यह जानकर पूरी तरह से हैरान थी कि उसका पति उसके प्यारे कुत्ते को निशाना बनाएगा। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि उसने यह सब उनकी खुशी के लिए किया था। उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी कुत्ते की बहुत ज़्यादा परवाह करती है, जिससे उनका ध्यान अपनी निजी जिंदगी और बच्चे पैदा करने की प्लानिंग से भटक रहा है। मारिया और जेड इस बड़े बड़े ड्रामे को सबके सामने होते देख पूरी तरह से हैरान खड़े थे। मारिया को भीड़ के सामने इतनी शर्मनाक बातें कहने की उसकी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ी, लेकिन उसने कुत्ते के मन का एक और भी बड़ा राज सुन लिया था। महिला ने गुस्से से अपने पति को घूरा और चिल्लाकर कहा, क्या इस समस्या की असली जड़ तुम ही नहीं हो? पत्नी की बात सुनकर पति पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर उसने पूरी सच्चाई बता दी। वह आदमी कुछ सीरियस व्यक्तिगत कमियों और असुरक्षाओं से जूझ रहा था। अगले दिन जब मारिया डेक पर समुद्र की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी, कुत्ते का मालिक उसे धन्यवाद देने आया। मारिया की मदद से कुत्ता बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। मारिया ने विनम्रता से जवाब दिया कि कुत्ता अपने मालिक की रक्षा करने वाले एक बहादुर योद्धा की तरह था। महिला को शायद यह इसके पीछे का जादुई कारण नहीं पता था, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुआ कि मारिया जानवरों के लिए इतना कुछ कर सकती है। उसके शब्दों ने मारिया को उसके असली लक्ष्य की याद दिला दी। वह बस शाही काले पैंतर का इलाज करके एक बड़ा इनाम पाना चाहती थी। उसने कभी भी एक सीरियस योद्धा बनने के बारे में नहीं सोचा था। तभी जेड ने उसकी बात काट दी। तभी जेड मारिया के पास गया। उसे बताया गया कि जहाज एक बंदरगाह पर रुकने वाला है। यह एक समुद्र आपूर्ति केंद्र था जहां वे दुर्लभ उपहार खरीद सकते थे और स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद ले सकते थे। यह सुनकर मारिया एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गई। जब उसने पूछा कि क्या वे उतर कर घूम सकते हैं, तो जेड ने ईमानदारी से उसका निजी गाइड बनने की पेशकश की। हालांकि सतर्क रहते हुए मारिया मुस्कुराई और कहा कि वह बस जहाज के पास कहीं टहलना चाहती है। लेकिन जब उसने जेड के चेहरे पर घोर निराशा देखी, तो उसे याद आ गया कि कैसे जेड ने बहादुरी से उसे पानी से बचाया था। भले ही वे एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे, लेकिन इस लड़के की उसके प्रति देखभाल बिल्कुल सच्ची थी। अपना मन बदलकर उसने जेड का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके अचानक बदले हुए रवैया ने जेड को शर्म से लाल कर दिया। कुछ ही देर बाद जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया। कई यात्री अपने पैरों को आराम देने और मूड बदलने के लिए उतरे। मारिया एक जिज्ञासु बच्चे की तरह बिहेवियर कर रही थी। जेड के परिचय उन अखबारों जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था और विभिन्न आभूषणों की दुकानों को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी, जिससे यह आधुनिक लड़की हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रही थी। मारिया को इतना खुश देख कर जेड को लगा कि यह सफ़र पूरी तरह से कामयाब रही। लेकिन मारिया ने अचानक एक गहरी सांस ली। इस सफ़र पर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन था और इसके पूरा होते ही उसे घर वापस जाना था। वह इस सीमित सफ़र समय मैं आराम करने और खूबसूरत यादें बनाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जेड एक लकड़ी के खंभे की तरह जम गया था। उसकी मासूम प्यारी मुस्कान ने उस युवक के दिल को गहराई से छू लिया था। जब तक वह होश में आया, मारिया उसका हाथ पकड़कर उसे गली मोहल्ले के प्रदर्शन दिखाने और कई तरह के विदेशी व्यंजन चखने के लिए खींच ले गई, जो उसने अपने घर पर कभी नहीं देखे थे। आधे दिन की रोमांचक सैर के बाद उस जिज्ञासु लड़की की ऊर्जा आखिरकार ख़त्म हो गई। उसे बस यही अफसोस था कि इस दुनिया में स्मार्टफोन नहीं है, वरना वह कितनी सारी यादगार तस्वीरें ले सकती थी। वह एक हार यादों के रूप में खरीदना चाहती थी, लेकिन इस शहर में कीमतें मानो लूट थी। तभी अचानक कहीं से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा निकल आया। बिल्ली के बच्चे के दोस्ताना बिहेवियर को देखकर जेड ने कहा, जानवरों को देखो। वह पूरी तरह समझ गई कि उसने जानती थी कि वह उनसे सुन और बात कर सकती है। जेड ने बिल्ली के बच्चे के लिए कुछ खाना खरीदने का सुझाव दिया। मारिया तुरंत उपदेश देने लगी और समझाने लगी कि बिल्लियों को यूं ही कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए, वरना वे बीमार पड़ जाएंगी। लेकिन उनके पैरों के पास बैठी बिल्ली के बच्चे ने पास के एक कसाई खाने की दुकान पर नजर डाली और कहा, छोड़ो मत यार, वह चीज़ बहुत ख़राब दिखती है। मारिया ने तुरंत बिल्ली के बच्चे को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने दुकान के मालिक से पूछा कि क्या उनके पास बिना मसाले या वाला बीफ जकरी है, और उसने 3 टुकड़े खरीद लिए। इतनी प्यारी लड़की को देखकर मालिक ने उसे छूट भी दे दी। लेकिन जैसे ही वह पैसे देने वाली थी, एक जेब कतरा ने उसका पर्स छीन लिया और झट से भीड़ में गायब हो गया। मारिया के मुंह से एक गाली निकल गई।
शोर सुनकर जेड तुरंत हरकत में आ गया और बिना एक पल भी हिचकिचाए चोर के पीछे दौड़ पड़ा। मारिया हाफते हुए उसके पीछे पीछे भागी। जब वह आखिरकार चोर के पास पहुंची तो वहां भीड़ जमा हो चुकी थी और जेड ने चोर को पकड़ लिया था। जैसे ही जेड ने अपना सिर घुमाया, चोर का साथी उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन ये दोनों मामूली गुंडे जेड का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जेड ने माफी मांगते हुए मारिया को सिक्कों का पर्स लौटा दिया और जेब कतरों को मौका देने के लिए अपनी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मारिया हैरान थी। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुम तो मेरे लिए जीवन रक्षक हो। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। जेड ने शर्माते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने मारिया से कहा कि वह जहाज पर उसका इंतजार करे, जबकि वह उन दोनों को स्थायी पुलिस के हवाले कर देगा और तुरंत वापस आने का वादा किया। लेकिन उस दिन के बाद मारिया ने जेड को फिर कभी नहीं देखा। जब मारिया आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंची तो महल के पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र की लड़की शाही पैंतर का इलाज कर सकती है। मारिया ने पूरी ईमानदारी से बताया कि वह एक प्रामाणिक पशु चिकित्सक है, लेकिन पहरेदारों को अब भी शक था। अचानक पीछे से घोड़ों के खुरों की आवाज़ सुनाई दी। एक बेहद परिपक्व और शांत स्वभाव का व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। गार्ड की सम्मानजनक प्रतिक्रियाओं को देखकर मारिया समझ गई कि यह इंसान बहुत उच्च पदस्थ है। उस इंसान ने पूछा कि क्या उसका उद्देश्य काले पैंतर का इलाज करना है। मारिया ने आत्मविश्वास से आंसर दिया, मुझे 99% यकीन है कि मैं महाराज के पैंतर को ठीक कर सकती हूँ। वह इंसान सोचने लगा। यह कहते हुए कि मारिया को एक विशाल हवेली में ले गया। एक कमरे के अंदर पहुँचने पर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने एक नौकरानी को निर्देश दिया जो तुरंत कमरे से बाहर चली गई। फिर उसने सिचुएशन समझाई। वह मारिया की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे पहले अनगिनत पशु चिकित्सक आ चुके थे और कोई भी पैंतर के लिए कुछ नहीं कर पाया था। कुछ ने तो युवराज के लिए बहुत मुसीबतें भी खड़ी कर दी थी। इसीलिए उन्हें मारिया की क्षमताओं की परीक्षा लेनी थी। यदि वह किसी कुत्ते के वर्तमान स्वस्थ सिचुएशन का सटीक वर्णन नहीं कर पाती या यदि वह गलत निदान करती तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती। मारिया ने अपने सामने बैठे कुत्ते को देखा। उसने देखा कि कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ था और उसके बाल बेहद चमकदार थे। फिर भी वह कुर्सी पर ऐसे लेटा हुआ था मानो बहुत बीमार हो। तभी उसने कुत्ते की शिकायत भरी आवाज़ सुनी, यह इंसान हमेशा मुझे अजनबियों के हवाले कर देते हैं, मुझे इधर उधर घुमाते हैं और जब चाहे मुझे सहलाते हैं। मैं इससे तंग आ गया हूँ। क्या वे मुझे चैन से सोने नहीं दे सकते? मारिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उस आदमी से कहा कि कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और उसकी सुस्ती महज आलस की वजह से है। जैसे कुछ लोगों को व्यायाम करना बहुत पसंद नहीं होता, वैसे ही हर कुत्ते का अपना अलग स्वभाव और पसंद होती है। उस आदमी ने राहत की सांस ली। हैरानी की बात नहीं, मारिया परीक्षा में पास हो गई। फिर वह उस आदमी के पीछे पीछे युवराज के कमरे में गई। रास्ते में उसने उसे कई सख्त नियमों के बारे में चेतावनी दी। युवराज शोर मचाने वाले लोगों से नफरत करते थे, इसीलिए उसे बस अपना काम करना था और किसी भी हद को पार नहीं करना था। यह सब सुनकर मारिया को एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, लेकिन जिस पैंतर को उसे बचाना था वह यही था और उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। वह लगातार खुद को हिम्मत देती रही। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो आखिरकार उसकी मुलाकात ब्लैक पैंथर के लॉर्ड साम्राज्य के महान युवराज से हुई। उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने उनके बारे में सराय के मेहमानों से सुना था, लेकिन वह उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा सुंदर थे। उसके बगल में बैठे अधिकारी ने उसे जल्दी से धक्का देकर उसके पुराने ख्यालों से बाहर निकाला। खुद को संभालते हुए मारिया ने शालीनता से अपना परिचय दिया, मैं यहाँ आपके ब्लैक पैंथर का इलाज करने आई पशु चिकित्सक हूँ। उसे निराशा हुई जब युवराज ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह सोचकर कि लड़की उसका समय बर्बाद कर रही थी। लेकिन मारिया ने साहसपूर्वक अपनी शर्तें रखी, जब तक महाराज आप शपथ लेते हैं कि मेरे पैंतर को ठीक करने के बाद आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, मैं ऐसा कर दूंगी। अधिकारी को लगा कि वह बहुत ही अपमानजनक बिहेवियर कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युवराज क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उनके इस साहसी दावे ने उनकी रुचि जगा दी। उन्होंने ईश्वर की कसम खाई कि अगर वह पैंतर को ठीक कर देती है तो वह उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। मारिया ने उनसे ईश्वर की कसम खाने को इसलिए कहा क्योंकि इस दुनिया के लोग अपने देवता में गहरी आस्था रखते थे। यदि कोई ईश्वर की कसम तोड़ता है तो उसकी वंश परंपरा पर पीढ़ियों तक श्राप लगता है। यहाँ तक कि शाही परिवार भी ऐसे वादे हल्के में नहीं करता। इससे साबित होता है कि युवराज अपने पैंतर के लिए सच में कितने चिंतित थे। लेकिन जब मारिया ने सचमुच काले पैंतर को देखा तो उसके हाथ डर से कांपने लगे। वह एक जिंदा सांस लेता हुआ खूंखार जानवर था। उसकी आभा ऐसी थी मानो वह उसे पल भर में निगल जाएगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि कोई ऐसे जीव को पालतू क्यों रखेगा। फिर भी उसने उससे बात करने की कोशिश की। आप आजकल ज्यादा खा नहीं रहे हैं और महाराज आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है। तुम उसके दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें
डरने की जरूरत नहीं है, क्या हम बात कर सकते हैं? यह सुनकर काला पैंतर आज्ञाकारी होकर बैठ गया। मारिया ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने पैंतर के मन की बात सुनी तो वह दंग रह गई। पता चला कि पैंतर के मुंह में बहुत दर्द था, इसीलिए उसने कुछ खाया नहीं था। इसका मतलब था कि उसे इस खूंखार शिकारी के मुंह की जांच करने के लिए सीधे अपना हाथ उसके मुंह में डालना होगा। उसने अचानक पूछा, क्या आपके पास ट्रैंक्विलाइजर है? बटलर ने उसे पूरी तरह से उलझन में देखा और पूछा कि यह क्या है। उसे एहसास हुआ कि वह एक काल्पनिक दुनिया में है, लेकिन वह सच में दोबारा मरना नहीं चाहती थी। इसीलिए मारिया ने उस बड़े जानवर से बातचीत शुरू की। मैं तुम्हारे मुंह का घाव ठीक कर सकती हूँ, ताकि तुम फिर से स्वादिष्ट रसीला मांस खा सको, और यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें समझ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो। यह सुनकर पैंतर अपने मालिक की ओर मुड़ा, मानो उससे विनती कर रहा हो कि वह इस लड़की को जाने न दे। सिचुएशन को भांपते हुए मारिया ने तुरंत अपनी शर्त रख दी। इलाज शुरू करने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा, क्योंकि घाव संवेदनशील है और इलाज में थोड़ा दर्द होगा। आपको वादा करना होगा कि आप काटेंगे नहीं। अगर कोई मुझे रोकने आया तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। आखिरकार पैंतर मान गया। वैसे भी वह अपनी समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे इंसानों को काटना नहीं चाहता था। राहत महसूस करते हुए मारिया ने बार बार उसके वादे की पुष्टि की, फिर यह बहाना बनाते हुए कि वह सलाखों के पीछे से उसे ठीक से देख नहीं सकती, उसने युवराज से पैंतर को लोहे के पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहा। युवराज ने उससे कई बार पूछा, क्या आप बिल्कुल निश्चित है कि आप चाहती है कि मैं उसे बाहर निकाल दूँ? उस समय वह उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता था। बटलर ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे बेहद खतरनाक बताया, लेकिन आखिरकार उसे राजकुमार के आदेश का पालन करना पड़ा। उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब पिंजरे का दरवाजा खुलेगा तो पैंतर शांति से बाहर निकल आएगा और लड़की उस बड़े बिल्ली का आसानी से अभिवादन करेगी। युवराज यह देखकर पूरी तरह दंग रह गया। फिर मारिया ने अनावश्यक संदेह से बचने के लिए पैंतर के शरीर के विभिन्न हिस्सों की जांच की, यह दिखावा करते हुए कि उसे नहीं पता कि समस्या उसके मुंह में है। ब्ला 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 ब्ला, किसी शिकारी के मुंह की जांच पहले क्यों करेगा? जब पैंतर ने आखिरकार अपने बड़े डरावने जबड़े खोले तो मारिया को एहसास हुआ कि सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा सीरियस थी। उसके मुंह के अंदर मांस का एक टुकड़ा बुरी तरह सूजा हुआ था। मारिया का पसीना छूट गया। अगर तुरंत इलाज ना किया गया तो इससे सीरियस जटिलताएं पैदा हो सकती है। युवराज को बहुत संदेह था, क्योंकि किसी ने भी पहले कभी यह नहीं कहा था कि पैंतर का मुंह समस्या का कारण हो सकता है। मारिया उनकी शंका समझ सकती थी। कोई भी किसी जानवर का मुंह देखने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन सबूत तो सामने ही था। क्या आपने अपनी आंखों से सूजन नहीं देखी? राजकुमार हैरान रह गए। मारिया ने तुरंत इलाज के लिए जरूरी औषधि जड़ी बूटियों की एक सूची बनाई। राजमहल ने तेजी से काम किया और उसे जल्द ही एक सूजन रोधी औषधि पेस्ट तैयार कर लिया। उसे बस इसे मुंह के अंदर लगाना था। पैंतर ने आज्ञाकारी होकर अपने जबड़े चौड़े खोल दिए, लेकिन मारिया अपना हाथ अंदर डालने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसीलिए उसने पेस्ट से ढकी लकड़ी की छड़ी युवराज को दे दी। उसने दावा किया कि इस तरीके का बहुत महत्व है, इसीलिए राजकुमार को ही इसे लगाना चाहिए। असल में वह बहुत डरी हुई थी। राजकुमार ने छड़ी उठाई और कुशलतापूर्वक उस जगह में ले जाकर पैंतर को इतनी कोमलता से सहलाया मानो वह उसका अपना बच्चा हो। सूजन वाली जगह पर दवा लगाई। बाद में मारिया ने उन्हें बताया कि पैंतर को पूरी तरह से ठीक होने में 1 सप्ताह लगेगा। युवराज को यह लंबा समय लगा, लेकिन मारिया अपनी इच्छा पूरी होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने आदेश दिया कि जब तक पैंतर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, उसे महल छोड़ने की मनाही है, और उसे पैंतर की प्राथमिक देखभालकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया गया। एक असहाय किशोरी होने के नाते वह युवराज को मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसीलिए उसने यह काम स्वीकार कर लिया। साथ ही शाही बिल्ली पिता देखने में भी आकर्षक थे, लेकिन पहले ही दिन से उसे पछतावा होने लगा। वह सोच रही थी कि उसने यह सौदा क्यों किया। जब वह इस बात को लेकर परेशान थी, तभी मैंने राजकुमार सम्मानपूर्वक उसके कमरे में आया और घोषणा की कि युवराज ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। उसकी आंखें चमक उठी। क्या आखिरकार उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने का तरीका मिल गया है? लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतने लजीज खाने कभी नहीं देखे थे। इच्छा हो या ना हो, उसे पहले अपना पेट भरना था। उसे भोजन को इतनी तेजी से खाते देख युवराज मजाक किए बिना नहीं रह सके। क्या दासिया तुम्हें खाना खिलाना भूल गई? उन्होंने अपने काले पैंथर की तरह किसी को खाते नहीं देखा था। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन युवराज चुप्पी तोड़ी। मारिया से पहली बार मिलते ही उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। वह इस देश की नहीं है। उन्होंने खुद काले पैंतर को पाला था, फिर भी जब वह बेकाबू हो जाता था तो उन पर भी झपट पड़ता था। लेकिन मारिया ने बड़ी आसानी से उस जानवर को वश में कर लिया था और तुरंत समस्या का पता लगा लिया था। हर बात सही इशारा कर रही थी कि वह साधारण नहीं है।
उनके शब्दों से मारिया का दिल बैठ गया। वह एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रही थी। वह इस शरीर की असली मालकिन नहीं थी। अब और छुपाने का फैसला करते हुए उसने युवराज को बताया कि वह जानवरों की आंतरिक आवाज़ें सुन सकती है। युवराज जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि लड़की मजाक कर रही है। अपनी बात की बेतुकीपन को समझाते हुए मारिया शर्म से लाल हो गई। कोई भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसने झट से बात टाल दी और बहाना बनाया कि उसे बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार है। अचानक युवराज ने पूछा, तो तुम्हारी वह कौन सी इच्छा है जिसे तुम इतनी बेसब्री से पूरा करवाना चाहती हो? बात यह थी, दरअसल मामला काफ़ी सीधा था। शुरुआत में वह इस दुनिया में आई थी तो उसका एकमात्र ख्याल यही था, घर वापसी का रास्ता ढूंढ रही थी। लेकिन महीनों की खोजबीन के बाद जब उसे कोई सुराग नहीं मिला तो उसने मान लिया कि उसे यही अपना जीवन बिताना होगा। वह पशु चिकित्सक के रूप में अपने अनुभव का इस्तेमाल करके एक पशु क्लिनिक खोलना चाहती थी। इसके लिए उसे अपार धन और जमीन के एक टुकड़े की जरूरत थी। इसलिए वह पैंतर का इलाज कराने के लिए हजारों मील का सफर तय करके आई थी। लेकिन यह चालाक युवराज ने पहले तो उसकी शर्तें आसानी से मान ली थी। अब ऐसा लग रहा था मानो इतना पैसा खर्च करना उसे शारीरिक रूप से कष्ट दे रहा हो। उसने मारिया को फिलहाल अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा और बिना पीछे देखे दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। 6 दिन पलक झपकते ही बीत गए। मारिया और पैंतर हमेशा की तरह एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। इतना समय साथ बिताने के बाद वे सच्चे दोस्त बन गए थे। आज पैंतर की देखभाल करने का उसका आखिरी दिन था और उसने पैंतर को बताया कि वह जा रही है। पैंथर उलझन में पड़ गया। मारिया को लगा कि पैंतर उसे याद करेगा, लेकिन पैंथर ने कैजुअली बताया कि उसी सुबह युवराज ने पैंथर की देखभाल की सारी जिम्मेदारियां हमेशा के लिए मारिया को सौंप दी थी। यह सुनकर वह सीधे युवराज के कार्यालय में पहुंच गई। युवराज को उसके आने पर कोई हैरानी नहीं हुआ और उन्होंने शांत भाव से बताया कि वे दूसरी मंजिल पर उसके लिए एक और आलीशान कमरा तैयार करवा रहे हैं। लगभग 2 दिनों में उसके स्थायी निवास के कागजात पूरे हो जाएंगे। मारिया ने गुस्सा होकर युवराज से कहा कि उसने यहाँ रहने की कभी सहमति नहीं दी थी। युवराज को उम्मीद नहीं थी कि वह उनके इस प्रपोजल को इतनी सख्ती से मना कर देगी। तुम्हें अपने राजसी कंकोबान बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए युवराज ने उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रपोजल दिया, लेकिन लड़की ने इस ख्याल को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। उसका सपना एक पशु चिकित्सालय खोलना था जिसके लिए ज़मीन, पैसा, इन सब की ज़रूरत थे। वह इसी के लिए मीलों का सफ़र तय करके आई थी। युवराज ने समझाया कि सभी जमीन का प्रबंधन शाही परिवार द्वारा सख्ती से किया जाता है। जमीन अधिकार आमतौर पर केवल उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या जो शाही परिवार के साथ साझेदारी में काम करते हो। लेकिन क्योंकि उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने की शपथ ली थी, इसीलिए उसे अपनी राजस्विकों का बान बनाना ही उसे जमीन दिलाने का एकमात्र तरीका था। इसीलिए इसके परिणाम क्लियर थे। लेकिन अगर मारिया ने इनकार कर दिया तो इसका मतलब था कि वह अपने सपने को कभी पूरा न कर पाने के कारण मारिया को चतुराई से उसके प्रस्ताव को टालते हुए देखा तो वह बदल गया। राजकुमार ने एक प्रपोजल रखा। एक रास्ता था, वह मारिया को शाही पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त करना चाहता था। वह जमीन मुहैया कराएगा, क्लिनिक के निर्माण का सारा खर्च उठाएगा और उसे 30 लाख रुपये प्रति माह का वेतन देगा। वह जितने चाहे उतने जानवरों का इलाज कर सकती थी। मारिया को इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह तुरंत मान गई। बटलर तुरंत एक भारी संदूक लेकर आया। जब उसने उसे खोला तो उसे एहसास हुआ कि उसमें सिर्फ नकदी नहीं थी, उसमें सोने की ईंटों के ढेर लगे थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह चालाक राजकुमार इतना उदार होगा। यह देखकर युवराज ने पैंथर को बचाने के लिए एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद दिया और उनके साथ साझेदारी की उम्मीद जताई। इस बीच मारिया अपने नए धनी मालिक की अपार शक्ति से पूरी तरह मंत्रमुग्ध थी। उसने उसकी हर बात को अनसुना कर दिया और पूरी तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट पर जल्द से जल्द साइन करने पर ध्यान केंद्रित किया। सब कुछ तय हो जाने के बाद युवराज पैंथर को बाहर ले गया, क्योंकि उसने उसे बहुत लंबे समय से सैर पर नहीं ले गया था। जब वह बगीचे में पहुंचे तो एक अपरिचित दृश्य ने उसका ध्यान खींचा। वह निस्संदेह जानता था कि यह मारिया की कारीगरी थी। वह बैठ गया और पैंथर के साथ खेलने लगा। उस जानवर को देखते हुए उसके ख्याल मारिया और अपने कड़वे अतीत की ओर चले गए। जब उसके पिता जिंदा थे तब वह युवराज नहीं था, उसका परिवार सुखमय था। लेकिन युद्ध के मैदान में राजा की दुखद मौत के बाद उसकी मां ने अगली सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला। हालांकि जहां इंसान होते हैं वहां बुराई भी होती है। पूर्व महारानी का समर्थन करने वाले प्रतिद्वंदी गुटों के कारण उसकी मां की आखिरकार रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे शाही मंत्रियों को वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वे दृढ़ता से मानते थे कि कानूनी उत्तराधिकारी एक महिला नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पिता ने नोबेल कुलीन वर्ग के भारी दबाव में बस एक ही
संतान पैदा की थी, इसीलिए उसे युवराज बना दिया गया। तब से एक पूर्णतः पितृसत्तात्मक साम्राज्य का जन्म हुआ। उसके बाद पूर्व महारानी ने उसे लगातार निशाना बनाया। उसे अपमानित करने के लिए उसने उसके लिए अनगिनत गुप्त मुलाकातों का आयोजन किया और हर बार हर लड़की ने उसे छोड़कर दूसरे लड़कों को चुना। इससे उसके जवान दिल को गहरा चोट पहुंचा। समय के साथ उसने अपने ज़िंदगी से महिलाओं को पूरी तरह से अलग कर दिया, लेकिन जब उसने उसे अपने संगिनी बनाने का प्रपोजल दिया तो उसे एक सच्ची उमंग भरी खुशी का अनुभव हुआ। उसने इसे एक ताजगी भरे बदलाव के रूप में देखा। गलतफहमी दूर होने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह लड़की बेहद खास है। उन्हें पूरा विश्वास था कि मारिया महल में हंसी और रौनक लाएगी। नई अमीर बनी मारिया बेहद खुश थी। वह यह खुशखबरी अपने माता पिता को बताना चाहती थी, इसीलिए उसने एक नौकरानी से कलम और कागज़ मंगाया, अपने साथ हुई सारी अच्छी बातें लिखी और ढेर सारे सोने के सिक्कों के साथ लेटर घर भेज दिया। अपना सारा काम निपटाने के बाद उसे शहर घूमने का मौका मिला। जल्द ही वह एक खूबसूरत जगह पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह नज़ारे का आनंद ले रही थी, उसे पीछे से किसी जानवर के रोने की दयनीय आवाज़ सुनाई दी। घास में कूदते हुए उसे एक छोटा सा गोल मटोल पक्षी मिला जिसका बायां पंख घायल था। उसके दयालु हृदय ने तुरंत उसे इलाज के लिए महल ले जाने का फैसला किया। अपने कमरे में लौटते समय उसकी मुलाकात मेन नौकरानी मोरैन से हुई और उसने उससे कुछ औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने को कहा। मारिया द्वारा छोटे पक्षी का इलाज करने के बाद वह वहां से जाने को बिल्कुल मना कर रहा था। कोई चारा न होने पर उसने पक्षी को अपने पास रख लिया और उसका नाम लुई रख दिया। जब मारिया ने लुई को कमरे में रुककर उसके इंतजार करने को कहा तो लुई को एक्साइटमेंट हुई कि वह कहाँ जा रही है। जब उसने सुना कि मारिया एक काले पैंतर को खाना खिलाने जा रही है तो वह बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने कभी ऐसे जानवर के बारे में नहीं सुना था, इसीलिए वह मारिया के हाथ पर कूद पड़ा और उसे जीव को देखने के लिए साथ ले जाने की विनती करने लगा। मारिया पूरी तरह से असमंजस में थी और उसने लुई को चेतावनी दी कि पैंतर उसे खा भी सकता है। बहुत समझाने के बाद लुई उसकी शर्त पर मान गया। वह किसी भी कीमत पर मारिया के कंधे से नहीं उतरा। जब मारिया पैंतर के कमरे में पहुंची तो उस बड़ी बिल्ली ने तुरंत उसे देर से आने के लिए डांटना शुरू कर दिया। जैसे ही मारिया कुछ समझाने वाली थी, उसे पैंतर की भयानक भूखी निगाहों का सामना करना पड़ा। उसने जल्दी से रसीला स्वादिष्ट मांस पेश किया, लेकिन पैंतर ने अचानक मारिया के कंधे पर बैठी उस छोटे से जीव को देखा और सोचा कि मारिया उसके लिए नाश्ता लाई है। मारिया ने जल्दी से समझाया कि यह उसका दोस्त है, लेकिन इससे पहले कि वह उसका परिचय करा पाती, उसे एहसास हुआ कि लुई गायब है। जब तक उसने उसे देखा, लुई पहले ही पैंतर के पंजे में घुस चुका था। उसका क्या हाल रहा होगा, लेकिन उसकी मासूमियत ने ही उसे बचा लिया। नन्हे पक्षी के दिमाग में क्या चल रहा था, जो दोस्त बनना चाहता था एक विशालकाय मांसाहारी बिल्ली के साथ, लेकिन पैंतर ने अपना बचाव करना छोड़ दिया। इतने लंबे समय तक लोहे के पिंजरे में बंद रहने के बाद पैंतर सचमुच एक साथी चाहता था। मारिया की मौजूदगी में जानवरों के यह बेमेल जोड़ी दोस्त बन गई। जब रात हुई, मारिया अभी भी दिन भर की घटनाओं पर सोच रही थी। तभी लुई ने मासूमियत से पूछा, उस बड़ी बिल्ली ने मुझे नाश्ता क्यों कहा? मारिया हैरान रह गई। पैंतर उसे पूरे समय यही कह रहा था और लुई बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने बहाना बनाते हुए कहा, वह बस तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। लुई खुशी से झूम उठा। मारिया का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। आखिरकार उसकी मूंगफली के आकार के दिमाग ने इसे इस तरह कैसे समझा। अगले दिन मारिया द्वारा पैंतर को हमेशा की तरह खाना खिलाने के बाद लुई खिड़की के पास खड़ा रहा। कमरे में वापस जाने से इनकार कर दिया। मारिया सोच रही थी कि क्या हुआ। उस छोटे से जीव ने उससे पूछा, क्या मैं सच में इतना सुंदर हूँ? उसने आज फिर मुझे नाश्ता कहा, इसका मतलब है कि वह मुझे सुंदर समझता है ना? मारिया तुरंत चापलूसी करने में माहिर हो गई, लेकिन मन ही मन उसने लुई को सही समय पर सच बताने का वादा किया। समय बीतता गया और महल में मारिया को अपनी डायरी लिखने की आदत पड़ गई। आज उसे मेन बटलर से एक बहुप्रतीक्षित वस्तु मिली। उसके मन में एक खास प्लानिंग थी। कुछ दोपहर बाद वह पैंतर को बगीचे में ले आई। चारों ओर नज़र घुमाकर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई आसपास नहीं है, उसने अपना सीक्रेट हथियार, घर पर बनी घटिया क्वालिटी की लेगिंग निकाली। वह आजकल बहुत ही ज़्यादा आराम कर रही थी और अपने खाली समय में कसरत शुरू करना चाहती थी, इसीलिए उसने बटलर से कपड़ा मांगा और अपने हाथों से लेगिंग सिल ली। आधुनिक सोच वाली लड़की होने के नाते व्यायाम के लिए लेगिंग उसके लिए बेहद जरूरी थी। पैंतर को उसके अजीब कपड़े में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वह इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित था कि लुई आज क्यों नहीं आया। मारिया ने उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, वह कमरे में सो रहा है। क्या क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है? पैंतर तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया और मारिया को अजीब कपड़े पहनने वाली सन की कह दिया। मारिया ने पैंतर को
पूरे भरोसे के साथ दिलासा दिया कि अगर नॉवेल लेडीज को यह पैंट मिल गई और उनके इनका उद्देश्य पता चल गया तो यह बिल्कुल विनाशकारी होगा। कोई चौंकाने वाली खबर पता चली तो भले ही यह खबर दूसरों के लिए उतनी बड़ी ना हो, लेकिन जरूर से युवराज को यह देखकर बहुत हैरानी हुआ। वह मारिया से किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने आए थे, लेकिन उन्हें यह सीन देखने को मिला। अपने 20 साल की जिंदगी में उन्होंने कभी किसी लड़की को इस तरह के कपड़े पहने नहीं देखा था। उन्होंने मारिया से पूछा कि यह क्या है। मारिया ने जल्दी से अपनी स्कर्ट नीचे खींच कर खुद को ढक लिया और बताया कि यह बस व्यायाम के कपड़े हैं। राजकुमार ने और कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस इतना कहा कि वह बाकी दिन की छुट्टी ले क्योंकि उनके पास मारिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रस्ताव था। अपने कमरे में वापस आकर युवराज ने मारिया से एक रिक्वेस्ट किया। एक शाही भोज होने वाला था और वह चाहते थे कि मारिया उनकी डांस पार्टनर बने। मारिया हैरान रह गई। उनके रुतबे को देखते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उन्हें कोई साथी ना मिले। साथ ही मारिया को डांस का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन राजकुमार के पास एक खास वजह थी। पूर्व महारानी एक लड़की को उसकी दुल्हन बनाने की कोशिश कर रही थी और वह इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अगर वह किसी और के साथ डांस करते तो शाही वरिष्ठ अधिकारी उन्हें उस लड़की राजकुमारी रोसालिया, जो पूर्व महारानी की बेटी थी, उससे शादी करने के लिए मजबूर कर देते। मारिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर पूर्व महारानी का गुट फिर से सत्ता में आ गया तो देश में कितनी अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। राजकुमार को उसकी रक्षा करनी थी। उसने उनके राजनीतिक दाव पेंच में बलि का बकरा बनने से इनकार कर दिया। राजकुमार उसकी शर्त मान गया और उसने भारी भरकम इनाम का वादा किया। पैसे की बात सुनकर मारिया का एक्साइटमेंट बढ़ गया, लेकिन तभी उसने एक कड़वी सच्चाई बताई। भोज में सिर्फ एक हफ्ता बचा था। उसके पास डांस की हर एक तकनीक में महारत हासिल करने के लिए ठीक 7 दिन थे। मारिया को पसीना आ गया। उसने पूछा कि क्या अब पीछे हटने का समय आ गया है। जवाब साफ था। पिछले दिन के अंत तक ट्रेनिंग ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि अगर उसे पता होता कि डांस इतना थकाने वाला होता है तो वह कभी भी निमंत्रण स्वीकार नहीं करती। उसे अचानक एहसास हुआ कि काले पैंतर को खाना खिलाना कितना आनंददायक था। शारीरिक थकान इतनी ज्यादा थी कि वह सोफे पर ही बेहोश हो गई। जब वह आधी रात को उठी तो जादुई रूप से उसके ऊपर एक कंबल लिपटा हुआ था। उसकी नौकरानी लिन ने कहा कि उसने उसे उस हालत में पाया था और उसे लगा कि किसी दूसरी नौकरानी ने ऐसा किया होगा। मारिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजकुमार, वह चालाक आदमी, खुद उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए आ गया। वह जानती थी, लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजने लगा वह उनके एक साथ इतने इतने कंफर्टेबली चलने को देख कर दंग रह गई। किसी लड़के के साथ, और वह भी युवराज के साथ, इतना अंतरंग पल बिताने का यह उसका पहला अनुभव था। अचानक वह लड़खड़ा गई। उसे गिरते देख राजकुमार ने जल्दी से अपनी बाहों में उसे भर लिया। रफ्तार के कारण उनके होठ अनजाने में आपस में टकरा गए। होश में आते ही मारिया तेजी से पीछे हट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ टीवी पर दिखाई जाने वाली ऐसी घटना होगी। युवराज मानो बिल्कुल अनजान हो। उसने बस इतना कहा कि अगली बार ज्यादा सावधान रहना और ऐसे कमरे से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। अगले दिन राजकुमार वापस आया। मारिया ने उसे देखते ही वह हादसा उसे याद आ गया। उसने घबराकर कहा कि यह महज एक हादसा था और उसे जरा भी परवाह नहीं है। इस तरह की चीजों का जरा भी अनुभव न होने के कारण राजकुमार ने उसकी हर बात पर बस अजीब तरह से सिर हिलाया। माहौल बेहद तनावपूर्ण था, लेकिन उसे जल्दी ही अपने आने का असली मकसद याद आ गया। मारिया की बेहद सुरक्षा के लिए वह अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लाया था जिस पर उसे गहरा भरोसा था। अगले दिन मारिया अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए औपचारिक पोशाक में तैयार हुई। उस महिला और उसकी सहेली ने पहले ही इस चतुर लड़की के बारे में सुन लिया था और गिफ्ट भी लाई थी। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद लेडी ने अपना परिचय राजकुमार द्वारा मारिया के लिए नियुक्त की गई बॉडीगार्ड के रूप में दिया। उसने आगामी भोज को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। आखिरकार मारिया को महाराज के साथ डांस करना था। लंबे समय से पूर्व महारानी रोसालिया की शादी युवराज से कराने की कोशिश कर रही थी, जिससे युवराज का अधिकार काफी कमजोर हो जाता। यही कारण था कि राजकुमार मारिया को भोज में ला रहे थे और साथ ही यह अफवाहें भी थी कि वे लगभग साथ रह रहे थे। मारिया के कुछ समझाने से पहले ही लेडी ने अपना पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया था। उसने मारिया को अपने द्वारा आयोजित एक निजी सामाजिक समारोह का निमंत्रण दिया। कई प्रभावशाली कुलीन महिलाएं वहां उपस्थित होंगी और वह चाहती थी कि मारिया को उच्च समाज का अनुभव मिले। मारिया को संदेह था कि वह ऐसा कर पाएगी, लेकिन लेडी ने बस हाथ हिलाया और नौकरों ने शाही शिष्टाचार, भोज में उपस्थित होने वाले लोगों आदि के बारे में ढेर सारी जानकारी दे दी। दस्तावेजों के ऊंचे ऊंचे गट्ठे लेकर आ गई। उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक सिचुएशन के बारे में सुनकर मारिया एकदम सुन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज का शुक्रिया कैसे अदा करे। डांस प्रैक्टिस से ही उसकी हालत खराब हो रही थी और अब उसे ज्ञान के इस विशाल भंडार का स्टडी भी करना था।
अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल खोई खोई सी घूमती रही। शुक्र है कि उसके 2 पालतू जानवर थे जिनकी देखभाल करके उसका तनाव कुछ कम हुआ। अचानक एक गार्ड ने घोषणा की कि युवराज स्वागत कक्ष में उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वह उनसे मिली तो उन्होंने चंपारण की चाय पार्टी का जिक्र किया। उसकी शान बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके लिए कुछ गाउन और गहने खास तौर पर बनवाने की इच्छा जताई ताकि वह और भी खूबसूरत लगे। मारिया को लगा कि उसने गलत सुना है और उसने उनसे दोहराने को कहा। घबराकर युवराज ने अजीब तरह से कहा कि वह मजाक कर रहे थे। फिर बड़ी चतुराई से डांस प्रैक्टिस का बहाना बनाकर उसे आज के लिए प्रैक्टिस में वेलकम किया और इस तरह उनका रिश्ता गहराने लगा। अगले कुछ दिनों तक वह उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए समय पर आते रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके बीच का आकर्षण क्लियर होता चला गया। हालांकि मारिया को लगा कि सिर्फ डांस के स्टेप जानना ही उसकी भूमिका को ठीक से निभाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन युवराज को उस पर पूरा भरोसा था। अपने पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की ने उसके लिए इतनी मेहनत नहीं की थी। उसकी मुस्कान देखकर युवराज को असीम शांति मिलती थी। शाही कागजी कार्रवाई में डूबे रहने के बावजूद वह लगातार मारिया के बारे में सोचते रहते थे। यह जानने की कोशिश करते थे कि वह क्या कर रही होगी। वह इतने मग्न थे कि उन्होंने बटलर द्वारा उन्हें रिपोर्ट सौंपे जाने पर भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्हें पता था कि मारिया अपनी सहायिका की चाय पार्टी में है, लेकिन मेहमानों की सूची देखकर उन्हें मारिया की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने बटलर को सीक्रेटली आदेश दिया कि भोज के दौरान मारिया की सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए जाए। साथ में डांस करने से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था, इसलिए उन्होंने मारिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक सहायिका को साथ रखा। इसी बीच मारिया अपनी सहायिका के पीछे पीछे कार्यक्रम स्थल में बैठते ही मारिया ने 4 खाली सीटें देखी। इसका मतलब था कि 4 मेहमान अभी तक नहीं आए थे। सहायिका उसे जल्दी से ले आई थी ताकि वह कंफर्टेबल हो सके और एक वास्तविक शाही मेहमान की तरह बातचीत का प्रैक्टिस कर सके। जब कुलीन महिलाएं पहुंची तब तक मारिया के शिष्टाचार के अनुसार वह मूल रूप से एक ग्रामीण गाँव की लड़की थी। उनकी बातचीत के दौरान बिना किसी गलती के कोई भी यह नहीं बता सका। मारिया को ढेर सारी तारीफें मिली। मारिया इन सभी नए अनुभवों से एक्साइटेड थी, लेकिन ब्लैक पैंथर का दिन बहुत खराब जा रहा था। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। मारिया ने जब उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश की तब भी उसने अपनी मुंह जमीन पर पटक कर अपनी निराशा जाहिर की। पता चला कि युवराज ने आज उसके साथ खेलने का वादा किया था, लेकिन वह आया ही नहीं। मारिया ने उस बड़े जानवर को दिलासा देने की कोशिश की। खिड़की से बाहर खराब मौसम को देखकर वह तुरंत समझ गई कि राजकुमार क्यों नहीं आ पाए। पैंथर को खुश करने के लिए मारिया ने एक शब्द संबंधी ख्याल का सुझाव दिया, लेकिन शुरू होते ही पैंथर ने इरेजर शब्द बोल दिया। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? हैरानी की बात नहीं है, मारिया का दिमाग चकरा गया। उससे संघर्ष करते देख पैंथर का मूड एकदम ठीक हो गया। लेकिन आम दिनों में भी युवराज के पास पैंथर के साथ खेलने का समय बहुत कम होता था। इससे मारिया के दिमाग में एक थॉट आया। उस रात नौकरानियों के जाने के बाद वह चुपके से कुछ सिलने के लिए जागती रही। अंधेरे में उसकी उंगलियों में कांटे चुभ गए, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और काम पूरा कर लिया। जब काम पूरा हो गया तो उसने गिफ्ट लपेटने में मदद करने के लिए लिन को बुलाया। लिन को इतनी मेहनत करते देख एक्साइटेड होकर पूछा कि यह किसके लिए है। मारिया ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि यह युवराज के लिए है, लेकिन लेन से इसे सीक्रेट रखने को कहा। लेकिन जैसे ही लेन गिफ्ट को अलमारी में रख रही थी, लुइस ने उसे देख लिया और सोचा कि लेन चोरी कर रही है। मारिया से किया वादे के कारण लेन हकलाने लगी और अपने बात नहीं समझा पाई। बस इतना कहा कि उसे मालकिन ने बुलाया था। जब लुइस ने उसे पूछा कि वह मालकिन के लिए क्या कर रही है तो लेन सीधा जवाब नहीं दे पाई। लकीली मारिया ठीक समय पर आ गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सीधी सादी नौकरानियों के बीच कोई जासूस उसके रहस्यों में ताक झांक करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लेन कमरे से निकली, मारिया ने गलियारे में लुइस को उसे डांटते हुए सुना। लुइस ने देखा कि मारिया नाराज है, फिर भी वह लेन को ताने मारती रही और उस पर अपने काम पूरे न करने का आरोप लगाती रही। मारिया उसकी चाल समझ गई। लुइस बुरी इंसान नहीं थी, लेकिन मारिया लेन को इस तरह परेशान करते रहने नहीं दे सकती थी। मारिया के नाराज होने का असली कारण यह था कि उसे उम्मीद थी कि कुछ चीजें रख देगी। लुइस यह जानकर दंग रह गई कि उसकी मालकिन उसकी भावनाओं को समझ गई। उसके बाद कमरे में वापस आकर मारिया ने खोला। लुइस के ठीक सामने बक्सा रखा था। लुइस ने लिन से माफी मांगी और दोनों नौकरानियों में सुलह हो गए। महल में शांति लौट आई, लेकिन अगले दिन जब मारिया बगीचे में पैंथर को टहला रही थी, अचानक वह बड़ा जानवर बहुत उग्र हो गया। उसे किसी अजनबी की गंध आई। शोर बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसे मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उसे घसीट कर सीधे अपने कमरे में ले गया। पैंथर को शांत करने के बाद मारिया ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने लापरवाही से पीछे मुड़कर देखा। वह जेड था, क्योंकि पहले मुलाकात में उसने रोज नाम का इस्तेमाल किया था। मारिया एकदम जम गई।
जेड के गायब रहने के महीनों के दौरान उसने उसके परिवार के सराय का पता लगा लिया था, लेकिन रोज लाल बाल वाली नहीं थी। स्थानीय लोगों ने उसे बताया कि मारिया यात्रा पर गई है। जैसे ही जेड को मारिया के शाही महल में होने की अफवाहें सुनाई दी, वह उसे मिलने के लिए तुरंत वापस आ गया। मारिया ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया और पूछा कि वह महल के अंदर कैसे घुस पाया। जेड का मकसद सीधा सीधा सा था, वह बस यह देखना चाहता था कि मारिया कैसी है। मारिया ने उसे चेतावनी दी कि वह अपने लहजे और शब्द पर ध्यान दे, लेकिन जेड को लगा कि अपने प्रियजन के साथ औपचारिक शाही शिष्टाचार का प्रयोग करना बहुत कठोर है। मारिया ने तर्क दिया कि शाही परिवार के सदस्यों को भी शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। तभी उसे कुछ समझ आया कि जेड सचमुच शाही परिवार से हो सकता है। उसे का संदेह तब पुख्ता हो गया जब जेड कुछ ही समय बाद युवराज के स्वागत कक्ष में प्रकट हुआ और दोनों बेहद करीबी लग रहे थे। कुछ देर बाद हाल चाल पूछने के बाद राजकुमार ने पूछा कि उसके सफर में इतना समय क्यों लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए जेड मुस्कुराया और कहा कि उसकी मुलाकात एक आकर्षक लड़की से हुई थी और भाग्य ने उन्हें महल में फिर से मिला दिया था। उसने इसे नियति कहा। युवराज ने विनम्रता से सुझाव दिया कि वे सभी कभी मिले, लेकिन जैसे ही जेड ने मारिया का नाम लिया, युवराज के चेहरे पर दबी हुई गुस्सा और ईर्ष्या छलकने लगी। भोज के दिन मारिया अपनी सहायिका के साथ एक शानदार गाउन में पहुंची और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नॉवेल महिलाएं बहुत सम्मानजनक थी। मारिया उनमें से कुछ के नाम भूल गई थी, लेकिन अपनी सहायिका के इशारों से उसने बातचीत को सहजता से आगे बढ़ाया। मित्रवत चेहरों से घिरी मारिया को वास्तव में इस आयोजन का आनंद आने लगा। अचानक उसने किसी अन्य देश का एक उच्च पदस्थ राजकुमार को देखा। राज्य में मारिया को देखकर जेड ने उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन किया और कुलीन महिलाओं ने चतुराई से खुद को अलग कर लिया। उसकी घबराहट को भांपते हुए जेड ने उसे कहा कि वह उसे उसी तरह समझे जैसे वह नाव पर मिली थी। अपनी सुरक्षा के लिए मारिया ने उसे छोटी उंगली से वादा किया कि वह उससे कोई भी अनुचित वादा नहीं करेगा। कुछ देर बाद जेड ने देखा कि युवराज हॉल में दाखिल हुए। राजकुमार बिल्कुल उदासीन लग रहे थे और इसका एक खास कारण था। वह लड़की जो उनके लिए पूरी दुनिया थी कमरे में मौजूद थी। राजकुमारी रोसेलिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए युवराज सीधे मारिया के पास गए और विनम्रता से पूछा, सुंदर लेडी, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? मारिया का सारा मुश्किल प्रैक्टिस इसी समय के लिए था। स्वाभाविक रूप से उनके डांस ने कमरे में मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने सीढ़ियों की ओर ध्यान नहीं दिया और भोज में सबसे आकर्षक सीन बन गए। इसके बाद राजकुमार ने मारिया से कहा कि वह आनंद ले और अगर थक जाए तो दूसरी मंजिल की बालकनी पर आराम करे। मारिया ने सोचा कि बालकनी ही क्यों। मौका देखकर जेड ने आगे बढ़कर मारिया को डांस के लिए आमंत्रित किया। युवराज चुपचाप देखते रह गई। मारिया उनकी नहीं थी, फिर भी उन्हें ऐसा करते देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। बाद में मारिया अकेले बालकनी में चली गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रात इतनी आसानी से गुजरेगी। अचानक बालकनी के दरवाजे खुल गए। युवराज आ गए। मारिया समझ गई कि युवराज ने उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके, लेकिन बातचीत के बजाय उन्होंने मारिया को तैयार होने और उनके पीछे आने को कहा। फिर वे बड़ी आसानी से बालकनी की रेलिंग फांद कर नीचे जमीन पर उतर गए। मारिया हैरान रह गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने प्रतिष्ठित युवराज अपनी ही पार्टी को छोड़कर बालकनी से कूद जाएंगे। उन्होंने मारिया को कूदने के लिए कहा और उन्हें पकड़ने का वादा किया। यह उनके लिए एक डरावना पल था, लेकिन उनके प्रोत्साहन से मारिया ने हिम्मत जुटाई, रेलिंग पर चढ़ी, जोर से चिल्लाई और छलांग लगा दी। वे एकदम सही सलामत उनकी बाहों में जा गिरी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि युवराज उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उनके आदेश अटल थे और जिस समय उन्होंने मारिया को अपनी ओर कूदते देखा, उनके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। राजकुमारी रोसेलिया ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उसे पूरा यकीन था कि मन में गहरी विशाली नफरत पैदा हो गई। उसके दिल में एक गहरी जगह थी। बाद में मारिया ने युवराज को एक सादा सा दिखने वाला डिब्बा दिया, लेकिन युवराज ने उसे बहुत संजो कर रखा क्योंकि वह उस लड़की की ओर से था जिसे वह प्यार करता था। अंदर एक लेटर था जिसमें उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई थी। उसके द्वारा किए गए हर काम और उनके द्वारा साझा किए गए खुशी के पलों के लिए धन्यवाद दिया गया था। उसने लिखा कि यद्यपि वह एक छोटी सी उपस्थिति है, वह उसके लिए जो कुछ भी कर सकती है करना चाहती है। आशा करती है कि ये पैजामा उसे ठंड के मौसम में गर्माहट देंगे। उसने माना कि वह थोड़े अजीब दिखते हैं, लेकिन वादा किया कि वे बेहद नरम और आरामदायक है। लेटर पढ़कर राजकुमार ने प्यार से मुस्कुराया। उसने तुरंत गर्म पानी मंगवाया। नहाने के तुरंत बाद पैजामा पहनने के लिए एक्साइटेड था। अगली सुबह मारिया मुश्किल से उठी थी। एक नौकरानी अंदर भागी आई और घोषणा की कि पूर्व महारानी उसे बुला रही है। दोनों पूर्व महारानी की निर्दयी प्रतिष्ठा से परिचित थे। भयभीत होने के बावजूद मारिया ने सावधान पूर्वक कपड़े पहने। जब वह पूर्व महारानी रोज़ालिन से मिली तो वह मारिया का शिष्टाचार पूरी त्रुटिहीन था, लेकिन राजकुमारी रोज़ालिन को वह देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे पता था कि उसने भोज में रोसेलिया की सारी वाहवाही छीन ली है। मारिया के सीधे हुए शब्द और उत्तम पारंपरिक उपहारों के बावजूद रोसेलिया गुस्से में उठी और उसे प्रतिक्रिया करने का एक पल भी दिए बिना उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने मारिया पर पार्टी में उसे अपमानित करने का आरोप लगाया। उनके सार्वजनिक दर्जे में भारी अंतर को देखते हुए मारिया ने अपना गुस्सा दबा लिया। हैरानी की बात यह थी कि रोसेलिया
रोसालिन ने बीच में आकर रोसालिया से कहा कि वह बस नखरे दिखा रही है। रोसालिया के व्यवहार पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए पूर्व महारानी ने अजीब तरीके से मारिया की ओर से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि मारिया ने पैंथर का इलाज किया था और शाही पशु चिकित्सक का पद हासिल किया था, लेकिन फिर भी उसने मारिया को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी, यह सुनिश्चित करते हुए डांस पार्टनर होने के सीरियस परिणामों को समझ ले। मारिया ने इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था और चेतावनी को पूरी तरह समझ गई थी। मारिया के बाहर जाने के बाद रोसालिया चुपचाप उसके पीछे गई और दूसरे दौर के लिए उसके पीछे खड़ी हो गई, लेकिन मारिया तैयार थी। वह मड़ी और धीरता से कहा कि उसे राजकुमार डेमेस्ट्रेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की गई थी और आधिकारिक तौर पर शाही पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह नियमों और राजकुमार का कड़ाई से पालन करती थी। अगर आप गुस्से में अंधे होकर मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं तो आप क्या करेंगे? राजशाही के प्रति पूर्ण सम्मान दिखाया। आपको क्या लगता है कि युवराज आपका यह रूप देख कर क्या सोचेंगे? रोसालिया हैरान रह गई। मारिया को कुछ जीत मिली, लेकिन जाते हुए मारिया सोचने लगी कि उसे यह सब क्यों सहना पड़ा। उसने अपने ओरिजिनल सपने के लिए इतना बलिदान दिया था और बदले में उसे अंतहीन मुसीबतें ही मिली। अपने कमरे में वापस लीन तुरंत उसके सूजे हुए गाल पर बर्फ की सिकाई करने के लिए आई। युवराज ने सुनते ही तुरंत वहां पहुंच गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पूर्व महारानी इतनी बेरहमी से उन पर हमला करेगी और उन्होंने रोसालिन के प्रति अपने पिछले रवैये के लिए खुद को दोषी ठहराया। उन्होंने मारिया से वादा किया कि वह उन्हें उनके किए की 2 गुने कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे, लेकिन मारिया ने विनम्रता से कहा कि वह चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। उन्होंने रोसालिया को पहले ही कड़ी चेतावनी दे दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर किसी को भी उनकी वजह से चोट पहुंची है तो अपराध बोध असहनीय होता। राजकुमार ने तुरंत उसकी भरपाई करने का फैसला किया। उन्होंने उसे रात्रि बाजार ले जाने का प्रस्ताव दिया। मारिया ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वे जल्द ही एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पहुंचे। मारिया एक्साइटेड थी कि युवराज को इस तरह की जगह के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया। अपने शाही रुतबे और आकर्षक रूप रंग के कारण उन्हें ऐसा लगता था मानो दुनिया की हर लड़की उन पर फिदा हो रही हो। इसीलिए उन्होंने इस साधारण से रेस्टोरेंट को अपना सीक्रेट ठिकाना बना लिया। यह छोटा सा रहस्य सुनकर मारिया का मूड काफी अच्छा हो गया। खाना खाने के बाद वे इधर उधर घूमने लगे और एक ज्योतिषी के तंबू के पास पहुंच गए। मारिया ने सुना था कि इस दुनिया में जादू है और वह इसे आजमाने के लिए बेताब थी। राजकुमार ने स्नेहपूर्वक उसे कहा कि जाओ और मौज करो। ज्योतिषी ने गर्मजोशी से उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया और वही घिसा पीटा सवाल पूछा, क्या आप अपना भविष्य जानना चाहती है? मारिया ने एक्साइटेड होकर अपने भविष्य की आर्थिक सिचुएशन के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने अपने हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखे और एक मंत्र पढ़ा, लेकिन ठीक 1 सेकंड बाद क्रिस्टल बॉल पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उसके पीछे खड़े युवराज ने इस असामान्य घटना को देखा। मारिया का कोई भविष्य नहीं था। महल लौटने के बाद राजकुमार ने अभिलेखागार में क्रिस्टल बॉल के 1 सेकंड बाद अंधेरा हो जाने के रिकॉर्ड खोजने के लिए जी जान से छानबीन की। ऐतिहासिक रूप से इसका केवल 2 ही अर्थ होता था। या तो उस इंसान ने ईश्वर को क्रोधित किया था, जिसका अर्थ है कि उसका भविष्य किसी अन्य लोक से पुनर्जन्म लेना था, अवरुद्ध हो गया था, या वह इंसान एक भाग्य का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। उस लड़की को देखकर जिसने उसे उसके गहरे कालेपन से बाहर निकाला था, उसे पक्का यकीन हो गया कि मारिया पुनर्जन्म लेकर आई है। एक ही दिन में दूर दराज के गांव की इस लड़की को 2 बड़े निमंत्रण मिले। पहला उसके परिवार का पत्र था। जानी पहचानी लिखावट ने उसके गृहनगर की यादें ताजा कर दी और उसके माता पिता के प्यार और समर्थन से भरी हुई थी। उसकी बहन रोज ने भी एक नोट लिखकर उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए घर आने की योजना बनाने को कहा। दावा किया कि उसका कुत्ता बीमार है और मारिया को उसका इलाज करने के लिए बुलाया। मारिया जानती थी कि यह उसकी ज़िंदगी को और भी कष्टदायक बनाने को एक और जाल है, लेकिन जानवरों के इलाज की बात आती थी तो मारिया बिल्कुल भी नहीं डरती थी। कुछ ही समय बाद एक दूसरे महल में रोजालिया ने अपने नौकरों से कुत्ते को लाने को कहा और उसके समय बताए। कुत्ते ने खाना बंद कर दिया था और उसे सीरियस दस्त हो रहे थे। जब कुत्ते ने अपना मुंह खोला तो उसमें से एक सड़ी हुई गंध निकली। मारिया ने तुरंत कुत्ते से पूछा, तुमने अभी क्या खाया? सच्चाई यह थी कि रोजालिया ने बेचारे कुत्ते को कई दिनों तक भूखा रखा था। वह इतनी भूखी थी कि उसे सड़ी हुई रोटी और सड़ा हुआ चिकन खाने को मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, वह कुत्ता असल में रोसालिया की बहन हेलेना का था, जो काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और उसने उसे कुछ समय के लिए रोसालिया की देखभाल में छोड़ दिया था। यह सुनकर मारिया भड़क उठी। उसने रोसालिया से पूछा कि उसने कुत्ते को सड़ा हुआ खाना क्यों खिलाया। रोसालिया ने तुरंत इनकार करते हुए मारिया पर बकवास करने का आरोप लगाया, लेकिन जब मारिया ने कैजुअली बताया कि कुत्ता असल में हेलेना का है तो रोसालिया घबरा गई। वह जानती थी कि हेलेना अपने कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कितनी बेरहमी से सजा देती थी। रोसालिया को हैरान देखकर
मारिया ने राहत की सांस ली। उसने नौकरानियों को कुत्ते को सीधे लेडी हेलेना के पास ले जाने का आदेश दिया और उन्हें निर्देश दिया कि उन्हें हल्का खाना खिलाया जाए। रोसालिया की ओर देखते हुए उसने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, क्योंकि मारिया के पास अब उसके पशु दुर्व्यवहार का सबूत था। जो बड़ा यह थी कि वही लेटर था जो रसालिया ने उसे भेजा था। कुत्ते को सुरक्षित ले जाने के बाद मारिया उस कमरे में एक पल भी नहीं बिताना चाहती थी, क्योंकि आपको मेरी चिकित्सा क्षमताओं पर इतना संदेह है। मारिया ने अपने शाही ग्राहकों का जिक्र करते हुए कहा, मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद किया और चली गई। रोसालिया पूरी तरह टूट गई। अगर सच्चाई हेलेना तक पहुंच जाती तो इसका मतलब था कि वह युवराज बनने की अपनी योग्यता खो देगी और परिवार में उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। इस लड़की में खुद कोई हुनर नहीं था, फिर भी वह लगातार हर चीज का दोष मारिया पर मरने की कोशिश करती रही। इसी बीच जेड की सफर खत्म हो गई। उसकी सफर का सबसे बड़ा अफसोस यह था कि उसे आखिरकार वह लड़की मिल गई थी जिससे वह प्यार करता था, लेकिन उसे अगले ही दिन अपने देश लौटना था और वह मारिया को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। अब महल में अपने आखिरी समय में उसने युवराज से मारिया को कुछ दिनों की छुट्टी देने का रिक्वेस्ट किया। वह जानता था कि मारिया अपने परिवार से बस लेटर के द्वारा ही बात करती थी। खुद उसके शहर जाकर वह चाहता था कि वह वापस जाकर अपने माता पिता के साथ समय बिताए। जेडे ने यह रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसने पीछे हटने का फैसला किया था। उसका मानना था कि अगर आप किसी की सच में परवाह करते हैं तो आपको उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। मारिया को बस एक शाही पशु चिकित्सक बनकर नहीं रहना चाहिए। युवराज ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि उन्हें पता है कि जेड भी मारिया के लिए वैसा ही महसूस करता है और उन्होंने सीधे सीधे जेड को मारिया के बारे में सोचना बंद करने की सलाह दी। जेडे ने मन ही मन सोचा, मैंने पहले ही पीछे हटकर मारिया को तुम्हें सौंप दिया है और तुम अब भी मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो। पूरे लार्सन साम्राज्य में बस एक ही इंसान है जिस पर आप शासन नहीं कर सकते और वह आपके ठीक बगल में खड़ी है। इस बात का सीधा असर युवराज पर हुआ। अगली सुबह जाने से ठीक पहले जेड मारिया से आखिरी बार मिलने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे इस बात का दुख था कि उसे इतनी जल्दी अलग होना पड़ रहा है, लेकिन उसे विश्वास था कि वे फिर मिलेंगे। जाने से पहले जेड ने उसे एक डिब्बा दिया। लड़की ने बदले में कुछ भी देने की तैयारी नहीं की थी, इसीलिए इसे स्वीकार करते हुए उसे बहुत बुरा लगा। लेकिन जेड मुस्कुराया और कहा कि इस सफर में उससे मिलना उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। शर्मिंदा होकर मारिया ने डिब्बा खोला। अंदर एक चमकदार मानिक था। क्योंकि मारिया के बाल लाल थे, इसीलिए जेडे ने सोचा कि यह उस पर बहुत सुंदर लगेगा। साथ ही नाव वाली मोशन सिकनेस की दवा की एक नई खेप भी थी। शायद आपको बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है, उसने कहा। उन्होंने बेहद भावुक हो गए। वादा किया कि वह इसे कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने बहुत ही सुखद समय बिताया। मारिया इस बात से बहुत खुश थी कि सफर के दौरान उसकी मुलाकात जेड से हुई। फिर जेड ने अपना आखिरी सरप्राइज दिया। उसने बताया कि युवराज ने उसकी छुट्टी मंजूर कर दी है और वह अपने माता पिता से मिलने घर जा सकती है। मारिया की खुशी रात भर बनी रही। अपना सामान पैक करते समय उसने लुई को यह खबर एक्साइटमेंट के साथ बताई। पहले तो उसे लगा कि जेड उससे मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने खुद युवराज से पूछा। युवराज पहले तो राजी नहीं होना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जेड का प्रस्ताव मान लिया। हालांकि वे उसे जाने देने के थॉट का अ, विरोध कर रहे थे, जिसे मारिया पहले तो थोड़ी उलझन में पड़ गई। जैसे ही उसने सामान पैक करना खत्म किया, उसका दरवाजा खुल गया और भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। युवराज की तरफ से उसके परिवार के लिए गिफ्ट का अंबार लगा हुआ था। एक अकेली लड़की इतना सारा सामान कैसे उठा सकती थी? राजकुमार ने बड़ी सहजता से उसे घर तक छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे वैसे भी आसपास के इलाकों का दौरा करने वाले थे, इसीलिए यह रास्ते में ही था। किसी और ने इस बहाने पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मारिया ने सच में उनकी बात मान ली। उन्हें जाने से पहले ही वह एक्साइटेड होकर उनके लिए एक टूर गाइड की तरह व्यवहार करने लगी और अपने गृहनगर के सुंदर जगहों का वर्णन करने लगी। जब वह जाने की तैयारी कर रही थी तो आमतौर पर स्वार्थी रहने वाले युवराज ने अपनी उच्च पदवी को एक तरफ रख दिया और वहां तक एक क्षत्रिय यात्रा का झूठ भी बोला ताकि वह उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचा सके। इससे साबित होता है कि वह उनसे कितना गहरा प्रेम करते थे और उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वह उनके साथ खड़े होकर उनके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि उनकी शाही सिचुएशन की कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें वह आसानी से नहीं बदल सकते थे। ताज के साथ आने वाली सीमाएं और बंधन, इसके बावजूद उन्हें दृढ़ आशा थी कि वह उनका सहारा बन सकते हैं और उन्हें खुशियां दे सकते हैं। रथ में राजकुमार ने सहज भाव से सिचुएशन का जायजा लिया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ तो तुम क्या सोचोगी? मारिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह दिल से उनकी खुशी की कामना करेगी। यह सुनकर राजकुमार बहुत निराश हुए। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह भी उन्हें अहंकारी बदाव को महसूस कर रही थी जब वह खुद महसूस कर रहे थे। वह बस हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे। आखिरकार रथ उनके गृहनगर पहुंच गया। जैसे ही उसने परिचित जमीन पर कदम रखा, हवा में फैली सुगंध से मारिया पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई।
अचानक अपनी माँ के नाम मेरी की उसे पूरी तरह जगाया। युवराज ने उससे कहा वह सामान पहुंचाने के लिए लोगों को भेज देता, लेकिन उसे कुछ निजी काम निपटाने थे और वह तुरंत उसके माता पिता से मिलने नहीं जा सका। मारिया को सचमुच बुरा लगा यह सोचकर कि उसकी यात्रा ने, उसके सफर ने उसके शाही कर्तव्यों में बाधा डाली है। हालांकि युवराज के लिए यह मारिया के साथ रहने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। जल्द ही सराय कीमती उपहारों से भर गई। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने जीवन में कभी ऐसा विलासिता नहीं देखी थी और वे इस बात को लेकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सके कि उनकी बेटी बाहर दुनिया में क्या कर रही थी। तभी रोज गुस्से से भारी आवाज में वह आई। उसने जिद से मारिया पर इन कीमती वस्तुओं को चुराने का आरोप लगाया। मारिया ने अपनी बहन के इस बुरे रवैये पर असहाय होकर आह भरी, लेकिन रोज नहीं रुकी। उसने और भी भयंकर आरोप लगाए, यह जताते हुए कि मारिया को ये वस्तुएं बस इसलिए मिली क्योंकि वह किसी अमीर बूढ़े आदमी की शुगर बेबी बन गई थी। उनके पिता ने तुरंत रोज पर गुस्सा किया और उसके व्यवहार को फटकारा। हालांकि उन्हें रोज के अपमान पर विश्वास नहीं था, लेकिन उपहारों की अत्यधिक कीमत ने उन्हें चिंतित कर दिया था। मारिया ने झटपट बहाना बना लिया और कहा कि उसकी मेहनत को एक नॉवेल लेडी ने सराहा है और विदाई उपहार के रूप में ये तोहफे दिए हैं। माता पिता ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत उसकी बात मान ली। उसकी माँ ने तो मारिया ने उस नॉवेल लेडी को उनके हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी कहा। परिवार से दिल को छू लेने वाले मिलन के बाद यात्रा की थकान आखिरकार मारिया पर हावी हो गई और वह अपने कुत्ते को गले लगाकर गहरी नींद में सो गई। लेकिन उसके सपनों में सूरज भयानक खून जैसे लाल रंग का हो गया। वह एक उजाड़ धम घुटने वाली बंजर जमीन में फंसी हुई थी। अचानक आग का एक अंतहीन सागर उसकी ओर बढ़ा। वह सपने में बेतहाशा भागी और आखिरकार उसे एक निकास दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह निकास के करीब पहुंच रही थी वह एक अनदेखे पत्थर से टकराकर गिर पड़ी और सुरक्षा से बस कुछ ही इंच दूर जा गिरी। मारिया ठंडे पसीने से तरबतर होकर जाग उठी। 5 मिनट बीत जाने के बाद भी वह उस भयानक डर से उबर नहीं पाई। कुत्ते को कमरे में किसी अशुभ उपस्थिति का आभास हो गया था जिसने उसके बुरे सपने को जन्म दिया था। मारिया को अचानक अपनी गर्दन के पीछे हिस्से के बाल खड़े होते हुए महसूस हुए। अपना दिमाग साफ करने के लिए उसने अपने कमरे की अच्छी तरह से सफाई करने का फैसला किया। एक धूप वाले दिन जब वह बिस्तर के नीचे झाड़ू लगा रही थी तो उसे अचानक एक डायरी मिली। माँ एक उच्च पदस्थ मंदिर में काम करती थी। डायरी खोली, उसे एक जगह के बारे में पता चला। उसने और कुत्ते ने वहां जाने का फैसला किया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पुजारिन होते हुए भी उसकी शादी हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह था कि किताब के अनुसार उसकी माँ के पास बीमारियां जैसी ही चमत्कारी शक्ति थी। अफवाह थी कि बस सबसे समर्पित पुजारिनों के ही ईश्वर द्वारा यह शक्ति प्रदान की जाती है। क्योंकि मारिया अपनी माँ के अतीत के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसीलिए उसने अपने आपत्ति और शक्तियों के बारे में और जानने के लिए अपनी माँ से मिलने का फैसला किया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उसकी माँ को एक विशेष शक्ति खो देने के कारण पद छोड़ना पड़ा। हालांकि एक रात उसे एक भविष्य सूचक सपना आया जिसमें मारिया उसकी बेटी बन गई। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, उसकी माँ को दृढ़ विश्वास था कि यह एक दैवीय भविष्यवाणी थी। जब मारिया ने आग के बारे में अपने बुरे सपने का जिक्र किया तो उसकी माँ सीरियस हो गई। उसे विश्वास था कि यह एक पूर्व सूचना थी। जब ईश्वर किसी को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है तो वह उसे एक रक्षक के रूप में भी चिन्हित करता है। ईश्वर इस शक्ति वाले लोगों से दूसरों की देखभाल करने और सतर्क रहने की अपेक्षा करता है। इसीलिए उसकी माँ का मानना था कि वह बुरा सपना एक दैवीय मिशन था। मारिया को बहुत ध्यान देना था और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करनी थी। मारिया बेहद अभिभूत महसूस कर रही थी। उसने पहले कभी इतना असहाय महसूस नहीं किया था और उसने जरूर से कभी ईश्वर की कृपा नहीं मांगी थी, खासकर तब से जब वह जानती थी कि उसकी आत्मा का इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। राजकुमारी रोसालिया चुपके से लॉर्ड डार्ट की जागीर में गई। उसका एक खास कारण था। इस लॉर्ड को एक अजीब गरीब जुनून सवार था। उसकी दिवंगत पत्नी के बाल खूबसूरत लाल थे और उसकी दुखद घटना में मौत के बाद से अफवाह थी कि वह एक नई लाल बालों वाली दुल्हन की तलाश में बेताब था। रोसालिया उसके पास मारिया को थाली में परोसने के लिए गई, लेकिन लॉर्ड मूर्ख नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि राजघराना उस पर इतना बड़ा एहसान क्यों करेगा। असल में वह रोसालिया का सिर्फ एक आसान बलि का बकरा था। उसके पूरी तरह सहमत होने से पहले ही रोसालिया अपने गुंडों को अपहरण की साजिश रचने के लिए ले आई थी और उससे वादा किया था, तुम्हें वह लड़की जरूर पसंद आई जिसे मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। इस बीच खतरे से पूरी तरह बेखबर मारिया अभी भी अपनी माँ के साथ हुई बातचीत पर सोच रही थी और डायरी की सामग्री को लेकर संदेह से भरी हुई थी। लेकिन जिंदगी चलती रहती है ना। तो कुछ ब्रेड खरीदने के लिए बिक्री चली। सो लकीली केवल एक ही रोटी बची थी। ठीक उसी समय जब वो खुशी खुशी उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते ही मारिया की मुलाकात युवराज से हो गई। पता चला कि युवराज अपना सारा आधिकारिक काम खत्म करके अपने नौकरों के आराम करने के दौरान शहर में टहल रहे थे। उन्हें देखकर मारिया बेहद खुश हुई और उन्हें पारिवारिक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। साथ ही दिलासा दिया कि उसके माता पिता सामानिक
सम्मानित महसूस करेंगे। युवराज ने मना नहीं किया। एक नॉवल लड़ी के आने की जानकारी होने पर मारिया की माँ ने शानदार भोजन तैयार किया। उसके पिता ने बहुमूल्य उपहारों के लिए नॉवल लड़ी को हार्दिक धन्यवाद दिया और अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। यह सुनकर युवराज ने मारिया को बेहद उलझन भरी नज़रों से देखा। अपनी पोल खुलने के डर से मारिया घबरा कर बात बदल बैठी, लेकिन जब रोज ने देखा कि उसकी बड़ी बहन इस बेहद सुंदर और धनी लड़के के साथ कितनी कॉन्फिडेंस से पेश आ रही है, तो उसका चेहरा उतर गया। जिस मारिया के साथ वह पली बड़ी थी, वह हमेशा शांत और संयमित थी। उसने अपनी बहन को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। जब वे बच्चे थे, अगर रोज मारिया की कोई किताबें छीन लेती थी तो मारिया हमेशा उसे दे देती थी। ऐसा लगता था कि परिवार में सभी मारिया का पक्ष लेते थे। लेकिन एक दिन जब रोज अपने पहले क्रश से अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी, तो उसे एक करारा झटका लगा। जिस लड़के को मारिया पसंद करती थी, वह असल में उसकी बड़ी बहन को पसंद करता था। बदला लेने के लिए रोज ने मारिया के सारे नए कपड़े और जेब खर्च पर लगभग पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन मारिया हमेशा शांत रहती, कभी गुस्सा नहीं करती और रोज के साथ एक स्वयं मुस्कान के साथ रहती थी। फिर एक दिन छोटी बहन होने का अधिकार जताते हुए रोज ने मारिया से उसके लिए एक ताज़ा पत्ता तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन बुरे इरादे से उसने मारिया को सीढ़ियों से गिरा दिया, जिससे वह पूरे एक हफ्ते तक कोमा में रही। जब मारिया को होश आया तो वह बहन, जो पहले हर बात मान लेती थी, उसके मन में पूरी तरह बदल चुकी थी। नई मारिया ने घर के काम बराबर बांटने की जिद की और रोज की सभी अनुचित मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ महीनों बाद मारिया ने अचानक सफर पर जाने की घोषणा की और गायब हो गई, और यह सभी कड़वी उलझी हुई कहानियां सीधे उन डाकुओं तक पहुंच गई जो मारिया का अपहरण करने की तैयारी कर रहे थे। महीनों गायब रहने के बाद उसकी बहन आलीशान सामान और एक अमीर रईस लड़के के साथ लौटी। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, रोज ने उन बदमाशों के साथ मिलीभगत की, सिर्फ इसलिए कि वह मारिया को सबक सिखाना चाहती थी। यह सब कितना सीरियस और घातक होगा, और अपनी छोटी मोटी दुश्मनियों को निकालना चाहती थी। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इस तुच्छ फैसले के इतने सीरियस परिणाम होने वाले थे। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी मानवा होती है खत्म। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।